द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय न्यायपालिका की दुनिया में एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालता है, पर हम में से ज्यादातर लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसका सार है न्यायपालिका संविधान का रक्षक। तो आज हमारा मिशन साफ है, इस पूरे सिस्टम को समझना, इसकी बनावट क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं, और सबसे जरूरी, इसे संविधान का रक्षक आखिर क्यों कहा जाता है। और ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, किसी भी लोकतंत्र में अगर सरकार और संसद शरीर हैं, तो एक आज़ाद न्यायपालिका उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। यही वो बुनियाद है जिस पर कानून का राज टिका होता है, नागरिकों के अधिकार टिके होते हैं। अगर ये रीढ़ कमजोर पड़ जाए तो पूरा लोकतंत्र ही लड़खड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए इसी रीढ़ की हड्डी से शुरू करते हैं। हम हमेशा ये सुनते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता या जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सुनने में तो बहुत बड़ा और अच्छा शब्द लगता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। इसका मतलब काफी गहरा है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका के काम में सरकार यानी कार्यपालिका, हाँ, कार्यपालिका और संसद यानी विधायिका किसी भी तरह की रुकावट या दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और ये स्वतंत्रता आप कह सकती हैं 3 बड़े सिद्धांतों पर टिकी है। और वो क्या है? मुझे लगता है पहला तो यही होगा कि जज बिना किसी डर के फैसला दे सकें। बिल्कुल सही। पहला सिद्धांत यही है कि जज बिना किसी डर या किसी के पक्ष में झुके हुए सिर्फ और सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर फैसला करें। दूसरा कि सरकार के दूसरे अंग मतलब कार्यपालिका और विधायिका उनके काम में कोई हस्तक्षेप ना करे। और तीसरा, जो शायद इन दोनों का ही नतीजा है, वो है कानून का शासन, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उसे बनाए रखना। कानून का शासन, इसका मतलब कि कानून सबसे ऊपर है। हाँ, और ये कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे कोई देश का सबसे अमीर आदमी हो या सबसे गरीब मजदूर, चाहे कोई मंत्री हो या एक आम नागरिक। बिल्कुल, कानून सबके लिए एक ही है और एक ही तरह से लागू होता है। और ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना मुमकिन ही नहीं है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि संविधान इसे सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में कैसे पक्का करता है। मतलब क्या कोई मजबूत दीवारें हैं जो इस स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं? हाँ, और ये दीवारें बहुत मजबूती से बनाई गई हैं। संविधान में इसके लिए मोटे तौर पर 4 खास इंतजाम हैं। सबसे पहला है जजों को चुनने का तरीका, यानी उनकी नियुक्ति। अच्छा। इस प्रक्रिया में नेताओं को यानी विधायिका को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि जजों की नियुक्ति में पार्टी की राजनीति का कोई असर न पड़े। यानी कौन जज बनेगा ये फैसला कोई राजनीतिक दल नहीं करता। तो फिर ये स्वतंत्रता उस व्यक्ति पर भी तो निर्भर करती है जिसे जज बनाया जाता है। यहीं पर जजों को चुनने और हटाने की प्रक्रिया सबसे अहम हो जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा सुरक्षा कवच आता है, जजों का निश्चित कार्यकाल। एक बार नियुक्त होने के बाद जज अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक पद पर बने रहते हैं। उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। तो उन्हें ये डर नहीं होता कि अगर कोई बड़ा फैसला दिया तो नौकरी चली जाएगी। एग्जैक्टली। वे किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति या सरकार के खिलाफ भी फैसला सुना सकते हैं बिना किसी डर के। और मैंने सुना है कि उनकी सैलरी पर भी संसद में बहस नहीं हो सकती। यही तीसरा सुरक्षा कवच है, वित्तीय स्वतंत्रता। जजों की तनख्वाह और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं होते। मतलब पैसे रोककर कोई दबाव नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। और चौथा और आखिरी कवच है न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति। अगर कोई अदालत के फैसले की बेइज्जती करे या उसे मानने से इनकार करे तो अदालत उसे सजा दे सकती है। ये उसके सम्मान और अधिकार को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो ये तो हो गई स्वतंत्रता को बचाने की बात, लेकिन अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जो हमेशा चर्चा में रहती है, कभी कभी विवादों में भी, कि जज आखिर चुने कैसे जाते हैं। ये एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था है जिसे कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज मिलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए नामों की सिफारिश करते हैं। अच्छा। ये लिस्ट फिर सरकार के पास जाती है और आखिरी मोहर राष्ट्रपति लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जज ही जजों को चुनते हैं। ये तो दुनिया के बाकी लोकतंत्रों से काफी अलग है। हाँ, ये भारत की अपनी व्यवस्था है जो समय के साथ विकसित हुई है। और जहां तक मुख्य न्यायाधीश की बात है तो परंपरा यही रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को ही यह पद मिलता है। और उन्हें हटाने का क्या, निष्कासन की प्रक्रिया क्या है?
वो प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल बना दी गई है कि आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। कितनी मुश्किल? किसी जज को हटाने के लिए सिद्ध कदाचार या अक्षमता का आरोप साबित होना चाहिए। फिर संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में? हाँ, दोनों में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है जिसे विशेष बहुमत से पास करना होता है। इसका मतलब है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये तो वाकई बहुत ऊंची दीवार है जिसे लांघना लगभग असंभव है। बिल्कुल, ये उनकी स्वतंत्रता को और भी मजबूत करता है। चलिए अब जरा अदालतों के पूरे ढांचे को समझते हैं। भारत में कहते हैं कि एक एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे देश में अदालतों का एक पिरामिड है जो ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि केंद्र के कानूनों के लिए अलग अदालतें हैं और राज्यों के लिए अलग, सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। तो ये पिरामिड दिखता कैसा है? सबसे ऊपर कौन है? पिरामिड के शिखर पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है और इसके फैसले देश की बाकी सभी अदालतों को मानने ही पड़ते हैं। इसके पास किसी भी केस को किसी भी अदालत से अपने पास मंगाने की शक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट के नीचे? उसके नीचे आते हैं हर राज्य में हाई कोर्ट। ये अपने राज्य की सबसे बड़ी अदालतें होती हैं। ये निचली अदालतों से आई अपीलों को सुनती हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती हैं। और फिर जिले के स्तर पर? हर जिले में जिला अदालतें होती हैं जो स्थानीय मामलों को देखती हैं। और पिरामिड में सबसे नीचे जमीनी स्तर पर होती हैं अधीनस्थ अदालतें, जहां ज्यादातर दीवानी और फौजदारी के मामले शुरू होते हैं। तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो उसके पास किस किस तरह के मामले आते हैं? मतलब अगर हम उसके काम को समझने की कोशिश करें तो उसे कैसे बांट सकते हैं? अगर हम सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 100 मामलों को एक पाई चार्ट की तरह देखें तो उन्हें मोटे तौर पर 4 बड़ी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। करीब 30 मामले ऐसे होंगे जो निचली अदालतों से, खासकर हाई कोर्ट से, अपील के तौर पर आए हैं। इन्हें कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, यानी जो केस कहीं और हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बाकी के 70 का क्या? लगभग 20 और मामले ऐसे होंगे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हुए। ये इसका मूल क्षेत्राधिकार है। इसमें खास तौर पर वो बड़े झगड़े आते हैं जो सरकारों के बीच होते हैं, जैसे केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच विवाद या 2 राज्यों का आपस में कोई झगड़ा। अच्छा, तो ये बड़े फेडरल मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब बचे 40 मामले? उनमें से करीब 20 मामले होते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार के। इसमें राष्ट्रपति किसी बहुत जरूरी कानूनी या संवैधानिक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। और वो राय सरकार पर बाध्यकारी होती है? नहीं, वो बाध्यकारी नहीं होती। और बचे हुए जो 20 मामले हैं वो सीधे तौर पर हम जैसे नागरिकों से जुड़े हैं। ये है रिट क्षेत्राधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकारों का कवच है। रिट, ये शब्द हम सबने सुना है, लेकिन अक्सर इसका मतलब नहीं समझते। ये नागरिकों के लिए इतना शक्तिशाली हथियार क्यों माना जाता है? बिल्कुल, ये संविधान का दिया हुआ शायद सबसे बड़ा हथियार है। सोचिए, अगर सरकार का कोई अधिकारी या कोई संस्था आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है, जैसे बोलने की आजादी या जीने के अधिकार का, हाँ, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और अदालत आपके अधिकार को लागू करवाने के लिए जो खास आदेश जारी करती है उसे रिट कहते हैं। और इनमें सबसे शक्तिशाली रिट कौन सी है? मेरे हिसाब से हेवियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। शरीर को प्रस्तुत करो? हाँ, सोचिए किसी को पुलिस उठा ले और परिवार को बताए ही नहीं कि वो कहाँ है। ये रिट सीधे सीधे सरकार से पूछती है, उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो और बताओ कि उसे किस कानून के तहत हिरासत में रखा है। ये राज्य की मनमानी शक्ति पर एक सीधा और मजबूत अंकुश है। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं, बल्कि गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ एक आम नागरिक की ढाल है। ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, ये तो हुई कानूनी शक्तियों की बात, लेकिन क्या न्यायपालिका का असर सिर्फ कोर्टरूम तक ही सीमित है या ये समाज पर भी सीधा प्रभाव डालती है? यहीं पर न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका जैसी बातें सामने आती हैं। और यहीं से न्यायपालिका की भूमिका एक पारंपरिक अदालत से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। 1970 के दशक के आखिर में एक क्रांति हुई जिसका नाम था जनहित याचिका, यानी PIL। इससे पहले नियम यह था कि अदालत में वही जा सकता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, यानी पीड़ित व्यक्ति ही जा सकता था। बिल्कुल, लेकिन हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं और अपने हक के लिए लड़ने में सक्षम नहीं हैं। तो PIL ने इस बाधा को कैसे तोड़ा?
पीआईएल ने कहा कि अगर किसी बड़े समूह के साथ अन्याय हो रहा है तो कोई भी जागरूक नागरिक या संस्था उनकी तरफ से अदालत में अर्जी दे सकती है। इसने न्याय का दरवाजा उन लोगों के लिए भी खोल दिया जो कभी उस तक पहुंच ही नहीं सकते थे। इसका कोई बड़ा उदाहरण है? बहुत बड़ा उदाहरण है हुसैनारा खातून 1979 का मामला। ये एक पीआईएल थी जिसमें यह बात सामने आई कि बिहार की जेलों में हजारों कैदी सालों से बंद हैं जिन पर कभी मुकदमा चला ही नहीं। क्या? ये तो चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी पीआईएल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित न्याय यानी स्पीडी ट्रायल को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना और 40,000 से ज्यादा विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया। इसी तरह पर्यावरण के मामलों में भी न्यायपालिका ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। जैसे दिल्ली में सीएनजी बसें चलाने का आदेश। हाँ, वो भी। और नदियों की सफाई का मामला हो, कई बड़े फैसले पीआईएल के जरिए ही आए जहां अदालत ने सरकार को कड़े निर्देश दिए। तो एक तरह से न्यायपालिका ने उन क्षेत्रों में भी काम किया जो पारंपरिक रूप से सरकार के माने जाते हैं। और अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं, मूल संरचना का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये केशवानंद भारती मामले से जुड़ा है। ये क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसे आप भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर कह सकते हैं। 1973 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या संसद के पास संविधान को बदलने की शक्ति असीमित है? क्या संसद संविधान की किसी भी हिस्से को, यहां तक कि मौलिक अधिकारों को भी बदल या छीन सकती है? ये तो एक तरह से संसद की ताकत और संविधान की आत्मा के बीच की लड़ाई थी। बिल्कुल। और इस पर अदालत ने एक ऐतिहासिक संतुलन बनाया। 13 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो इसकी मूल संरचना यानी इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ये मूल संरचना क्या है? इसे कैसे परिभाषित किया गया? अदालत ने इसे परिभाषित नहीं किया, बल्कि इसके कुछ उदाहरण दिए, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा। अदालत ने कहा कि ये संविधान की नींव है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक घर को रेनोवेट कर सकते हैं। दीवारें रंग सकते हैं, किचन बदल सकते हैं। हाँ, नई खिड़कियां लगा सकते हैं, लेकिन आप उसकी नींव को नहीं तोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की भी एक ऐसी ही नींव है, एक मूल ढांचा है जिसे संसद भी नहीं छू सकती। तो इस एक फैसले ने न्यायपालिका को संविधान के अंतिम रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है। इस एक फैसले ने यह तय कर दिया कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है, और उस संविधान का असली मतलब क्या है, ये बताने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार बहुमत के दम पर संविधान के मूल चरित्र को न बदल दे। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं, तो हमने देखा कि कैसे भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कई स्तरों पर सुरक्षित किया गया है। हमने उसके पिरामिड जैसे ढांचे को समझा, उसकी अलग अलग शक्तियों को जाना और देखा कि कैसे पीआईएल के जरिए उसने आम इंसान की जिंदगी में सीधी दखल दी, और अंत में मूल संरचना सिद्धांत के जरिए ये समझा कि वो कैसे सही मायनों में संविधान की आत्मा की रक्षा करती है। बिल्कुल। ये साफ है कि न्यायपालिका सिर्फ कानूनों की व्याख्या करने वाली एक पैसिव संस्था नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय और जिंदा संस्था है जो अधिकारों की रक्षा करती है और लोकतंत्र में शक्तियों का संतुलन बनाए रखती है। जैसा कि इस विषय पर दिए गए निष्कर्ष में कहा गया है, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है, जिससे ये हमारी लोकतांत्रिक संरचना का एक अनिवार्य स्तंभ बन गई है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकते हैं। हमने न्यायिक सक्रियता की बात की, जहां अदालतें पर्यावरण या सामाजिक सुधार जैसे मुद्दों पर नीतियां बनाती हैं। सवाल ये है कि जब अदालतें ऐसा करती हैं, तो क्या वो विधायिका यानी संसद के काम में दखल देती हैं? न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र में शक्तियों के बंटवारे के बीच सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।